सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। और आरती श्रीवास्तव का भी आप सखियों को, सखाओं को और मंदाकिनी जी को ढेर सारा नमस्कार। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं आप आरती जी? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, बड़ा खूबसूरत आपने ड्रेस पहना है, गुलाबी गुलाबी, और चेहरा भी आपका वैसे ही हो रहा है गुलाबी गुलाबी, यानी गुलाबी सर्दी आ गई है, ये माना जाए। ठंडक शुरू हो गई है, गुलाबी गुलाबी, इसीलिए सब गुलाबी गुलाबी हो रहा है। और इसी वजह से हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस ठंडक में जो शुरुआत हो गई है, इसमें अपना ज्यादा ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अपने एसी को आराम दीजिए, इसे बंद कर दीजिए और पंखे को भी थोड़ा कम चलाइए। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि हम एसी चालू करके पंखे को तेज रफ्तार से चलाते हुए। महाराष्ट्र के लिए है, यहाँ के लिए है कि एसी ये सब चीजें अभी भी चल पा रही हैं, नहीं तो बाकी जो जगह है वहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ ठंड शुरू हो गई है और वहाँ तो खासी बिल्कुल स्वेटर निकल गए हैं। लेकिन जब बात महाराष्ट्र की भी कर रहे हैं तो वहाँ भी ऐसा न हो कि कहीं हम एसी ऑन करके और पंखों को तेज रफ्तार में चलाते हुए सामने बैठकर टेलीविजन देख रहे हो आराम से। और आज टेलीविजन दिवस भी आज देखना बनता है। यानी आज देखना बनता है कि आज दिवस ही, आज उसके बारे में, उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी के बारे में, उसी का जश्न मना रहे हैं। और अगर देखा जाए, कुछ तो कहते हैं कि भाई ये क्या सा इडियट बॉक्स है ना, ये क्या है, बस एक मशीन का, लेकिन वो मशीन का टुकड़ा भर या डिब्बा भर नहीं है, उसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। बिल्कुल, एक जादूई डिब्बा कहते हैं उसको, जादुई डिब्बा है। उसके अंदर देश दुनिया की जानकारी है, उसके अंदर आपको जो भी चाहिए, सब जो भी देखना चाहते हैं, दूसरे शहरों में घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, विदेशों में भी, विदेशों की भी आपको वहाँ पे दिखा जाए। बिल्कुल आप देख सकते हैं और बहुत ज्ञान की चीजें भी आपको मिलती है। आप नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप कौन सा चैनल खोलते हैं, आप धारावाहिक देख सकते हैं, आप अच्छी कहानियां देख सकते हैं, यानी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। आपको क्या देखना है ये आपको तय करना है, ये तय करना है बिल्कुल। ये ना हो कि आप अपने करियर को हटा के एक साइड में रख के, अपनी पढ़ाई, जो बच्चे अपनी पढ़ाई को एक तरफ रख के, है ना, बस उसी में चला के बस बैठे हुए हैं, तो चल रहा है तो चल ही रहा है। क्योंकि जब हम देखने लगते हैं ना तो लगता है कि और चलो इसके बाद और देख लें, इसके बाद और। एक लालच हो जाती है और यूं कहें कि हमें एक तरह से लत हो जाती है और हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ऐसी एक लत है मोबाइल की भी आरती, बिल्कुल है ना। हम मोबाइल लेकर बैठते हैं और दिन भर देखते हैं, रात भर देखते हैं, कुछ लोग दिन भर देखते हैं, क्या देखते हैं ये तो भगवान जाने। लेकिन पढ़ाई को एक तरफ कर कर अगर आप देखते हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। और बच्चों की ही बात नहीं है, हम तो सभी लोगों की बात करेंगे जो सुबह से लेकर शाम तक अगर मोबाइल पर ध्यान रखते हैं तो हो सकता है उनकी कैरियर संबंधी बातें होती हो और उसमें बहुत सारा काम निकलता हो। लेकिन इसके अलावा आप हल्का फुल्का मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे अगर आप मोबाइल की दुनिया में रहते हैं या टेलीविजन की दुनिया में रहते हैं या टीवी की दुनिया में रहते हैं, मीडिया की लाइन में रहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता, आपकी सेहत के लिए भी और आपके करियर के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बहुत ध्यान रख के आप चीजों को करें। टेलीविजन को देखें जरूर, लेकिन मनोरंजन के तौर पर ही देखें। देखिए, बात करते करते गुलाबी सर्दी की बात हम कर रहे हैं, लगता है हम सर्दी का शिकार हो गए हैं। ये बताना भूल गए हैं कि आज क्या क्या लेकर आए हैं, है ना। तो आज हम लेकर आए हैं विश्व टेलीविजन दिवस पर बातचीत, और हम लेकर आए हैं विश्व जो पेनक्रियाज कैंसर है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है जो, तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी देंगे थोड़ी बहुत। और आज विश्व दर्शन दिवस भी है, थोड़ा सा फिलॉसफी की बात करेंगे, हम दार्शनिक हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए दार्शनिक होना जरूरी है। और आज घूमने भी तो जाना है ना हम लोग को। भाई उत्तराखंड ले चलूंगी मैं आपको। अरे बहुत बढ़िया जगह है। ऐसी सर्दी पड़ेगी ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है सर्दी, है ना। तरह से तैयार हो उसके लिए। चलिए, तो अच्छे खासे कपड़ों को लेकर जाएंगे और उत्तराखंड की सैर करके आएंगे और बिरसा मुंडा पर बातचीत करेंगे हम। जी हाँ, और साथ ही हम वो दिन याद करो में कुछ अलग सा बात करेंगे। स्कूल में भी जो अगर हमें सजा मिली है, पिटाई भी हुई है, तो उसमें बिल्कुल भी हम चाहेंगे हमारी जितनी भी सखियां हैं, सखा हैं, तो बिल्कुल ये बात सोचिए ही नहीं कि हम किसी के सामने कहें या ना कहें। बिल्कुल बिंदास होके
लिखिए, सभी की पिटाई हुई है। हाँ, कोई तो ऐसा नहीं है। के लिखिए अपने विचार, चाहे आप मुर्गी बने हो, चाहे मुर्गा बने हो, है ना, और चाहे आपको छड़ी पड़ी हो, एक डंडा पड़ा हो, तो उस पर अपने विचार लिखिए कि कैसा लगा आपको वो पल जब आपको डंडा पड़ा था और घर जाकर भी मम्मी पापा का चांटा पड़ा था। जी, बिल्कुल, सब तो फिर इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। एक खूबसूरत सा गीत पहले सुनवा दें? जी, चलिए। दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, आ गए वो मिट गई तन्हाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ। दूर हुआ हमका नशा, मुझको खुशी मिल गई, झूठी दुनिया मेरी दिल की कली खिल गई। दिल मेरा लेने लगा अंगड़ाइयाँ, आ गए वो मिट गई तन्हाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ। आने लगा दिल को मजा उनसे मुलाकात, आने लगा दिल को मजा उनसे मुलाकात। दिन भी मेरे रातें मेरी, डर मुझे किस बात का, दिन भी मेरे रातें मेरी, डर मुझे किस बात का। साथ है मेरी परछाइयाँ, आ गए वो मिट गई तन्हाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ। प्यार भरे गीत मेरे लब पे है आए हुए, प्यार भरे गीत मेरे लब पे है आए हुए। एक नया भेद मेरा दिल है छुपाए हुए, एक नया भेद मेरा दिल है छुपाए हुए। कोई न समझेगा ये गहराइयाँ, आ गए वो मिट गई तन्हाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ। तो आरती, एक बात बताइए कि जब दूरदर्शन शुरू हुआ था और उसके काफी समय बाद बहुत अच्छे सीरियल आने लग गए थे, तो आप कौन सा सीरियल देखना पसंद करती थी तब? वैसे तो कहा जाए तो दूरदर्शन में जो पहला सीरियल जो हम लोगों ने सब जो कहा जाए दूरदर्शन पे जो शुरुआत हुई सीरियल की, तो वो था हम लोग था, बुनियाद और इस तरीके के सीरियल आते थे पहले जब शुरू हुआ था दूरदर्शन। और उसके बाद जब उसका दूरदर्शन तमस आता था, भारत एक खोज, है ना, ये सभी सीरियल बहुत ही अच्छे आते थे और इनको देखने का मतलब काफी ज्ञान में बढ़ोतरी हुआ करती थी। और थोड़ा सा बात कर लें अगर भारतीय टेलीविजन के बारे में, आज उसका दिन है, तो हम अपने श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को बताना चाहेंगे कि 25 अप्रैल 1982 को भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत ने टेलीविजन के स्वरूप और मनोरंजन की दुनिया में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। इससे पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन देखा करते थे, तो इसकी वजह से रचनात्मक अभिव्यक्ति और भारतीय मनोरंजन उद्योग के विकास के लिए अनगिनत अवसरों की शुरुआत हो गई थी।
बिल्कुल। और भारतीय टेलीविजन के जो सबसे पहले चैनल यानी कि दूरदर्शन का पहला जो प्रसारण था वो हुआ था 15 सितंबर 1959 को और प्रयोगात्मक आधार पर उसको आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। और उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे के लिए होता था और तब इसको टेलीविजन इंडिया का नाम दिया गया था उस समय। और बाद में यानी 1975 में इसका नाम दूरदर्शन कर दिया गया था। टेलीविजन को जनता को सूचित करने, साथ ही दिशा देने और प्रभावित करने के एक प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार कर लिया गया था और विश्व राजनीति पर इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा था। टेलीविजन न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि यह हमें दुनिया भर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी सूचना प्रदान करता है। जी बिल्कुल। और इसी पे हमारे एक श्रोता जो है उनका वो बात ले लेते हैं। वो लिखते हैं कि टेलीविजन हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है। रविवार को शाम 5 बजे दूरदर्शन पर अच्छा गुजराती फिल्म देखने को मिलता था और घर में माँ कुछ मीठा व्यंजन बनाती थी तो वो खाने को मिल जाता था तो बड़े खुश हो जाते थे। हमारा रविवार कोई त्योहार से कम नहीं होता था। अब टेलीविजन घर में शो पीस बनकर रह गया है क्योंकि आज का बचपन मोबाइल में व्यस्त है। सबको टेलीविजन दिवस पर ढेर सारी बधाई दी उन्होंने। मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम मोबाइल में लगे रहते हैं, है ना। और ये बात तो सच है आरती कि जब फिल्म आया करती थी सप्ताह में एक बार तो लगता था जैसे क्या जो आने वाला है। हम पढ़ाई लिखाई, मम्मी पापा कहते थे अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, होमवर्क पूरा कर लें और खाना भी बन जाया करता था। सब बैठ जाया करते थे जैसे बहुत बड़ी एक फिल्म देखने के लिए हम तैयार हो जाया करते थे। तो ऐसा दिन, ऐसी शामें गुजरा करती थी। तो टेलीविजन दिवस के बारे में एक श्रोता लिख रहे हैं कि शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1996 नवंबर में की गई थी। इसके बाद से हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है टेलीविजन के बारे में महत्व के प्रति लोगों को बताना। मुझे तो लगता है कि आज की टेलीविजन आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे यह भी लगता है कि लोगों ने टेलीविजन देखना जरूर कम कर दिया है लेकिन हमारे जीवन में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा और ये मनोरंजन का साधन है। समाचार हम देखते हैं इसलिए एक संचार का प्रमुख साधन भी है। बिल्कुल। और विश्व टेलीविजन दिवस संचार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में टेलीविजन की भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि टेलीविजन को कैसे वैश्विक मुद्दों के बारे में आप वहां से जानकारी ले सकते हैं टेलीविजन। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं जैसा कि हमने जिक्र किया था कि हम लोग और सीरियल हम देखते थे, उन्होंने भी जिक्र किया है कि हम लोग ये जो है जिंदगी, रजनी, हम 5, रामायण, महाभारत, न जाने ऐसे कितने महत्वपूर्ण सीरियल थे जो हमें अभी भी याद है। बाजार और सड़कें खाली हो जाया करती थी। जी बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि टेलीविजन वीडियो उपभोग का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। हालांकि स्क्रीन का आकार बदल गया है और लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते, पोस्ट करते, स्ट्रीम करते हुए दिखते हैं लेकिन दुनिया भर में टेलीविजन सेट वाले घरों की संख्या में वृद्धि जारी है। प्रसारण के उभरते और पारंपरिक रूपों के बीच बातचीत हमारे समुदायों और हमारे ग्रह के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर पैदा करती है। बिल्कुल। हमारे श्रोता ने यह भी लिखा है कि आज का दिन खास है क्योंकि पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी टीवी ने। घर बैठे हम हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें जान लेते थे। मनोरंजन, शिक्षा, राजनीति जैसे कई क्षेत्र शामिल थे, इसलिए हर साल आज का दिन मनाया जाता है। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं आरती कि आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म होने के बावजूद लोगों का टेलीविजन से प्रेम कम नहीं हुआ है। मानव जीवन में टीवी का बहुत महत्व है। यह न सिर्फ मनोरंजन का साधन है बल्कि इसके जरिए आप देश दुनिया की खबर भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो टेलीविजन दिवस मतलब मनाइए, उसको अच्छे से मनाइए लेकिन बस यह इतना ध्यान रखिए कि हम एक लिमिट में देखें। हर चीज की एक लिमिट होती है। जैसे ही हम लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर उसके दुखद परिणाम सामने आते हैं। लेकिन अब हम लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। गीत सुनेंगे। बिल्कुल। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बारा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ओ शामा जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे
ओ श्यामा जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया। मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती, बहते बहते जैसे नदियाँ सागर से मिल जाती, ओ श्यामा जिन खोजा तिन पाइया। तुलसी मीरा सूर्य के जैसा मिला न खोजनहारा, करके तपस्या लाए भगीरथ गंगा की जलधारा, ओ श्यामा जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया। बैजू ने गुरु खोजा स्वामी हरिदास को पाया, बालक ध्रुव ने सच खोजा, वो श्यामा हो बालक ध्रुव ने सच खोजा, ध्रुव तारा मन मुस्काया, ओ श्यामा जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया। आरती, जिन खोजा तिन पाया, ये गीत सुनकर तो मन कुछ सूफियाना सा हो गया है। थोड़ा दार्शनिक हो गया है। हाँ, है ना, अचानक मन गंभीर हो गया है और कुछ सोचने लग गया है। जी, तो उन सोच विचार के साथ में हम बात करते हैं आज के विश्व दर्शन दिवस की। अच्छा, तो आज विश्व दर्शन दिवस है, शायद इसीलिए आपने इस गीत का चयन किया था। हाँ। बहुत खूब। देखिए, जब बात दर्शन की आती है तो सबसे पहले मुझे याद आता है कि भारतीय इतिहास के अगर हम बात करें तो सबसे श्रेष्ठतम जो दार्शनिक हैं वो शंकराचार्य को कहा गया है, जी, है ना। और उन्होंने अद्वैतवाद को प्रचलित किया, साथ ही उपनिषदों, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र पर ऐसे भाष्य लिखे आरती जो बहुत ही दुर्लभ हैं। और बात करते हैं जब हम दर्शनों की, तो भारतीय दर्शन की, तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इन दर्शनों पर हम जिक्र किया करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में नहीं करेंगे क्योंकि इतना वक्त हमारे पास नहीं है। जी, लेकिन कुछ बातें हम करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी सुकरात को भी बहुत बड़ा दार्शनिक माना जाता है, और जिनका कहना था कि मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ, वो ये है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। सबसे बड़ी बात, जब आप अपने आप को ऐसा कर देते ना कि हम बिल्कुल भी जीरो पे, कुछ नहीं हम जानते, तब आप सीखने के लिए
खाली कर लेते हैं अपने आप, तब आप सीखते हैं नई चीजों को। वहाँ अपमान और अभिमान से ऊपर होते हैं, जब आप पहले से भरे हुए होंगे तो कुछ और जा ही नहीं सकता। बिल्कुल, अगर आपको ये अभिमान है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं तो बहुत समृद्ध हूँ, तो फिर आप और समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज विश्व दर्शन दिवस पर कुछ चर्चा कर ली जाए। हर वर्ष हम नवंबर के तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस मनाते हैं और यूनेस्को मानव विचारों के विकास, प्रत्येक संस्कृति और हर एक व्यक्ति के लिए दर्शन के स्थायी मूल्य को रेखांकित भी करता है। बिल्कुल, और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए, शांति के आदर्श की ओर बढ़ने के लिए हम जानते हैं कि हमें एक दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। यानी हमें परेशानियों के शोर के परे अपनी दुनिया की जो खामियां हैं उसके ऊपर सवाल उठाना होगा। क्योंकि सबसे मुश्किल क्या होता है? सवाल उठाना। जवाब आसान होता है क्योंकि सामने होता है जवाब, लेकिन वो सही सवाल और सही इंसान से पूछना सबसे बड़ी बात होती है। और दूसरी बात ये भी है आरती, अगर हम खुद से सवाल करें तो कितनी बड़ी बात हो। किसी दूसरे व्यक्ति पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है, हम खुद से सवाल करें, फिर देखिए आपके पास जवाब आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना? ये जरूरी है। तब पता चलता है आपको कि सवाल उठाना कितना मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले खुद से सवाल कीजिए अपने बारे में, है ना? तो इसलिए जब नैतिक सिद्धांतों की बात हम करते हैं तो उसको परिभाषित करने की बात आती है तो मानवता का मार्गदर्शन करते हैं और इसके लिए दर्शन शास्त्र बहुत जरूरी होता है। विश्व दर्शन दिवस की शुरुआत करते हुए यूनेस्को ने इस बात पर जोर दिया कि दर्शन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये एक ऐसा अनुशासन है जो निर्णय लेने के लिए मुद्दों के विश्लेषण और मूल्यांकन को प्रेरित करता है। विश्व दर्शन दिवस स्वतंत्र, आलोचनात्मक, तर्क संगत सोच के विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें कि दुनिया की बेहतर समझ पैदा होती है, शांति और सहनशीलता को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल मिलता है। और साथ ही यूनेस्को के सम्मेलन का ये विश्वास भी था यूनेस्को के कि समाज में विश्व दर्शन दिवस की अवधारणा को शामिल करने से दर्शन लोकप्रिय होगा। खासकर दर्शन से दुनिया को परिचित करवाना जरूरी है और ये लोगों के लिए विचारों को साझा करने, नए विचारों को खुले तौर पर खोज करने और चर्चा करने, समाज की चुनौतियों को सार्वजनिक बहस या चर्चा को प्रेरित करने का भी दिन है। बिल्कुल, और इसीलिए एक हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि विश्व दर्शन दिवस की स्थापना यूनेस्को द्वारा 2008 में बच्चों को दर्शन शास्त्र पढ़ाने के समर्थन और प्रोत्साहन के लिए की गई थी और यह हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जैसे कि हमने बताया। बिल्कुल। और देखिए, बात जब हम दर्शन की कर रहे हैं तो दर्शन को कई बार हम बड़ा उबाऊ विषय मान लेते हैं आरती, है ना? अरे कहते हैं ये तो दार्शनिक है। जब कोई व्यक्ति गंभीर होता है और गंभीरता से अपनी बात रखता है तो हम उसको सीधा दार्शनिक का जबकि विचारशील होना है, दार्शनिक होना कितनी बड़ी बात है। आप विचारशील बनकर तो देखिए, अपने आप से सवाल कीजिए, खुले मंच पर आइए, बहस कीजिए, तब जाकर पता चलता है कि दर्शन को अपनाना या किसी दर्शन पर या किसी वैचारिक बात को रखना कोई आसान काम नहीं होता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व दर्शन दिवस को मनाने के पीछे कई मकसद हैं। मानव विचार के विकास के लिए दर्शन शास्त्र के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, दर्शन के स्थायी मूल्य को रेखांकित करना, दार्शनिक विरासत को साझा करना और नए विचारों के लिए खुलापन लाना, बुद्धिजीवियों और समाज को सामाजिक चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रेरित करना, अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना और अधिक सहिष्णु और सम्मानजनक समाज को बनाना है। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व जो दर्शन दिवस है वो उन दार्शनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने संपूर्ण विश्व को स्वतंत्र विचारों के लिए स्थान उपलब्ध कराया। इस दिवस का उद्देश्य दार्शनिक विरासत को साझा करने के लिए विश्व के सभी लोगों को प्रोत्साहित करना और नए विचारों के लिए खुलापन लाने के साथ साथ बुद्धिजीवियों और सभ्य समाज को सामाजिक चुनौतियों से लड़ने के लिए विचार विमर्श को प्रेरित करना है। बिल्कुल सही लिखा। हमारे श्रोता लोग बराबर लिख रहे हैं अपने विचार और लगता है कि हमारे श्रोता भी दार्शनिक हो गए हैं। तो एक गीत सुन लिया जाए। जी, बहुत ही सुंदर गीत हम उनको सुनवा रहे हैं। रूठो ना रूठो मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। मैं रूठूंगी तुमसे, रूठूंगी मैं रूठूंगी तुमसे, मेरा दिल छीन कर भी बनते हो जैसे कोई अनजान। न रूठो ना रूठो मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। मैं रूठूंगी तुमसे, रूठूंगी मैं रूठूंगी तुमसे, मेरा दिल छीन कर भी बनते हो जैसे
रूठ जाएगी। न फिर ऐसा समा होगा, न किस्मत जगमगाएगी। जरा सी बात का आखिर बनाती हो क्यों अफसाना, ये दिल का राज है दिल में रखो दिल भर मेरे जाना, मेरे दिल भर मेरे जाना। ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। मैं रूठूंगी तुमसे, रूठूंगी मैं रूठूंगी तुमसे, मेरा दिल छीन कर भी बनते हो जैसे कोई अनजान। इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। मैं रूठूंगी तुमसे, रूठूंगी मैं रूठूंगी तुमसे, मेरा दिल छीन कर भी बनते हो जैसे कोई अनजान। चलो अच्छा हुआ उलझन दिलों की रंग ले आई, खुशी आंखों में चमकी है हंसी होठों पे लहराई। लड़ाई ऐसी अच्छी है कि जिसमें प्यार हो जाए, उम्र भर साथ रहने का अभी इकरार हो जाए, अभी इकरार हो जाए। न रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जान, किसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। मैं रूठूंगी तुमसे, रूठूंगी मैं रूठूंगी तुमसे, मेरा दिल छीन कर भी बनते हो जैसे कोई अनजान। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखिए, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आरती, अब एक छोटा सा अंतराल हम लेते हैं और फिर लौटते हैं। बिल्कुल।
अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का फिर से स्वागत है आरती। जी बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। हाँ बिल्कुल, बिरसा मुंडा जी पर हम बात करेंगे क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे महान दार्शनिकों के बारे में भी, हमने कुछ दार्शनिकों के नाम भी लिए थे और बिरसा मुंडा के बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि वो भी एक महान शख्सियत थे। बिल्कुल। और कहा जाता है कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के महानायक थे। तो उन्होंने जो चीज शुरू करी उसके बाद वो चीज आगे बढ़ाई गई, स्वतंत्रता सेनानियों ने आगे बढ़ाया उस चीज को। और उनके ऊपर जो बहुत बड़ी साहित्यकार है महाश्वेता देवी, उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा था छोटी मुंडा और उसका तीर करके, एक उपन्यास भी उन्होंने लिखा था उनके ऊपर, जो उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से सारी जानकारी देता है, सारी बातें बताता है उनके लिए। तो सोचिए कि उन्होंने कितना कुछ किया। झारखंड में अंग्रेजों के आने से पहले झारखंड जो वहाँ पे निवासी थे उनका ही राज था, लेकिन क्या हुआ कि फिर जब उन्होंने वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया तो उन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने उसके खिलाफ जो उन्होंने जब बगावत करी तो फिर उसके लिए अग्रणी बनकर आए बिरसा मुंडा। बिल्कुल आए, क्योंकि वो जिस तरह से जनजातियों का विरोध को शोषण कर रहे थे जो ब्रिटिश शासन था, और इसका विरोध बिरसा मुंडा ने किया कि किस तरह से आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो उनका जो क्रांतिकारी व्यक्तित्व था वो जाग उठा और उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठा दिए। बिल्कुल। और उनकी जो बिरसा मुंडा जी के बारे में खास बात ये थी कि बिरसा मुंडा ने से पहले जितने भी विद्रोह हुए थे वो जमीन बचाने के लिए हुए थे, लेकिन बिरसा मुंडा ने 3 लक्ष्य, अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे थे। उन लक्ष्यों को बचाने के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना जो आंदोलन था वो किया था। तो पहला था उनका जल, फिर जंगल और फिर जमीन। तो इन संसाधनों की वो रक्षा करना चाहते थे। बिल्कुल, प्रकृति की रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। बिल्कुल, है ना। वो प्रकृति के साथ में जो मानव का संबंध है उसको बचाए रखना चाह रहे थे। बिल्कुल जी। तो और दूसरा एक और चीज चाहते थे कि नारी की रक्षा हो, सुरक्षा हो, और तीसरा ये था कि वो अपने समाज की संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखना चाहते थे। और 1894 में जब सभी लोगों को उन्होंने संगठित किया और उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन चलाया और 1895 में उन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की कारावास की सजा दी गई। और 2 साल बाद जब वो बाहर आए जेल से तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि विद्रोह के अलावा कोई दूसरा विकल्प अब नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश जो सत्ता है वो कानूनों के आड़ में आदिवासियों को घेर रही है और उनसे जो खुद ही जुल्म कर रहा है उससे हम कैसे राहत की उम्मीद भी कर सकते हैं। हाँ, तो और इसीलिए उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा। और जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं आरती, उन सबको ये कठिनाइयां भोगनी पड़ी है, क्योंकि उन्हें सजा मिली है, किसी को फांसी मिली है, किसी को गिरफ्तार किया गया है, किसी को कोड़ों की मार मिली, यानी बहुत शारीरिक यातनाएं, मानसिक यातनाएं दी जाती थी। लेकिन किसी भी महान शख्सियत ने अपना युद्ध कभी खत्म नहीं किया, वो कभी डरे नहीं ब्रिटिश शासन के खिलाफ लगातार। बिल्कुल, तभी ये देश आजाद भी हो पाया। बिल्कुल हो पाया। इतनी सारी जो कुर्बानियां दी गई, जो चीजें करी गई, सही उन्होंने सहनशीलता के हिसाब से सब चीजें करी, तो वो अब जाके उसका हम लोग को फल मिल रहा है। इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने हमारे लिए जो भी किया है उसको हमेशा याद रखें और नतमस्तक रहें। बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं भील कला की। हाँ, जनजाति कला है जो कि तो प्रकृति के बेहद करीब मानी जाती है ये भील कला, आदिवासियों की कला है ये। और इसका मुख्य आधार होता है इनके इष्ट देवता और पूर्वज। तो आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाते हैं। ये चित्र मिट्टी से निर्मित होते हैं और घरों को सजाने संवारने के लिए बनाए जाते हैं। अक्सर मिट्टी के ऊपर नहीं उकेर देते हैं। हाँ, बहुत सुंदर चित्रकारी होती है जिसमें हमारी सांस्कृतिक चेतना छिपी होती है। और आज भी जब हम गांवों में जाते हैं तो हमें गांवों की जमीन पर घर के जो कच्चे मकान होते हैं वहां पर ही चित्रकारी देखने को मिलती है। गोबर से लिपे हुए होते हैं, उसके ऊपर कितना सुंदर सा बना के बने होते हैं। तो अक्सर जब भी कोई धार्मिक त्योहार आदिवासी मनाते हैं तो इन पेंटिंग्स को अच्छे से बनाए जाते हैं, उनकी बहुत महत्व होता है। और बता दें कि भील चित्रकारी को बाकी कलाओं से जो अलग बनाता है वो इसको बनाने का तरीका। तो अगर आपने कभी कोई भील कला देखी होगी तो उसमें ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि उसमें बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब बिंदी बना के उस चीज को, चित्र को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका अच्छे से प्रयोग करते हैं और उसमें जो प्राकृतिक रंग है उनका इस्तेमाल करते हैं और वो प्रकृति के करीब होते हैं। ये जितने भी चित्र बनाए जाते हैं वो प्रकृति से जुड़े ही होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि उनके लिए फूलों की, पत्तियों की, मिट्टी, चट्टानों से ही रंग बना लिया करते थे वो लोग, और अभी भी बनाते हैं। आटा है, सब्जियां हैं, हल्दी, तेल, चूना, ये सब चीजों को रंगों में प्रयोग करके वो अपने चित्र बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और खास बात ये भी है कि चित्रों को रंगने के लिए नीम की टहनियों का उपयोग होता है, जिससे यानी वो कलमकारी का काम करती है। वो से ब्रश बनाते थे।
तो इसमें जो चीजें बनाते थे वो चित्रों में जो मेन है वो है चांद है, सूरज है, तारे, ये सब बनाते हैं वो लोग। और हाथी, सांप, बकरियां, बाघ, पक्षी, मतलब जो भी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें जो भी उन सभी जानवर का हैं, हाँ, चित्रांकन किया जाता है, जो हमारी संस्कृति से बेहद जुड़ी हुई चीजें हैं। और आज भी जो कला है वो देखने लायक है। जब हम देखने जाते हैं, कई प्रदर्शनियां भी लगती हैं, और उनको जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कितनी सुंदर मौलिक कला है ये, जो कहीं से सीखी नहीं गई है, कोई कोर्स नहीं किया है कि आपने 1 साल का कोर्स कर लिया है ना, 2 साल का कोर्स कर लिया है। वो भीतर से स्फुटित कला है और परंपराएं बराबर उसको आगे बढ़ाती रही हैं। ऐसा लगता है जब भी इस कला को देखो, एकदम परिकथा किसी ऐसी जगह में आ गए, एक अलग ही दुनिया में आ गए। हाँ बिल्कुल, उसको अलग ही रंगों का संयोजन है, बिंदी बिंदी से उकेरा गया है, चित्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आगे की आने वाली पीढ़ी है, उनको इन संस्कृतियों से परिचित करवाना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न कला तो हम मनाते हैं। आज भी हम आधुनिक कलाओं को देखते हैं या उनकी एग्जीबिशन देखना पसंद करते हैं, या अगर कोई चित्रकार बनना पसंद करता है तो फिर मॉडर्न कलाकार बनना चाहता है। लेकिन जो हमारी ग्रामीण कलाकृति है, जो हमारी जनजातीय कलाकृति है, उससे हमें दूर नहीं होना चाहिए। हमें उसको समझना होगा कि हमारे देश से, हमारी संस्कृति से, हमारी मिट्टी से, हमारे पानी से, हमारी हवा से कितनी जुड़ी हुई कलाकृतियां हैं। बिल्कुल। इसीलिए हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि बिरसा मुंडा गौरव दिवस और जनजातीय भील कला और संस्कृति ही मानवीय सभ्यता के परिचय हैं, और तभी तो कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना पुरुषा साक्षात पशु भी समान विषाण हीना। तात्पर्य है कि साहित्य संगीत और कला विहीन पुरुष उस पशु के समान है जिसके सींग ना हो। इस दृष्टिकोण से हमारे कोल भाई, जो भील भाई हैं, वो लोग भी विषाणहीन पशु समान नहीं होते हुए अपनी कला और संस्कृति को पूरी तरह से समृद्ध है उनसे, और उनकी इस कला को उचित दिशा और मंच दिलाने में उनके भगवान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का अमूल्य योगदान है। इसलिए कोल भील समाज अपने भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित और सम्मानित कर अपने सारी कलाओं का प्रदर्शन करते रहते हैं, और अब तो सरकार भी उन्हें उचित मंच और दे रही है और उनकी सहायक बन रही है। बिल्कुल दे रही है, और हमें भी सम्मान करना चाहिए। हर कला का, हर क्रांति का सम्मान करना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए। निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना।
मस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है ज़माना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है ज़माना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहें। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। आरती भाई, जैसे अपने सम्मान के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए कहते हैं, वैसे अपने स्वास्थ्य को लेकर भी हमें बहुत जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल, अपने स्वास्थ्य के प्रति तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए अपने ध्यान। हाँ, और इसलिए हम जागरूकता का ये महीना मना रहे हैं। क्योंकि विश्व अग्नाशय कैंसर जागरूकता जो माह है वो हम मना रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। हाँ जी बिल्कुल। और एक श्रोता है जिन्होंने बड़ी अच्छी सी जानकारी दी है कि अग्नाशय कैंसर तब होता है जब अग्नाशय की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर या गांठ में बदल जाती हैं। अग्नाशय कैंसर के ज्यादातर मामले लगभग 95% अग्नाशय के उस हिस्से में होते हैं जो पाचन एंजाइम बनाता है। अग्नाशय कैंसर 40 से ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा होता है और पुरुषों में आमतौर पर महिलाओं से ज्यादा होता है। अगर अग्नाशय कैंसर का पता शुरुआत में ही चल जाए तो उसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व अग्नाशय कैंसर दिवस जो मनाने का उद्देश्य यही है कि हम कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करें। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करना, नशे का सेवन न करना, और जिसको ये बीमारी हो जाए तो घबराए नहीं, क्योंकि इलाज भी संभव है। बिल्कुल। और इसके जो लक्षण दिखते हैं अगर आप उनको ध्यान दें, सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप बहुत ज्यादा धूम्रपान या इस तरह की चीजें कर रहे हैं प्रयोग, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। या फिर बहुत ज्यादा निष्क्रिय रह रहे हैं, बहुत ज्यादा मोटापा है या निष्क्रिय कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। जी, अपने खाने पीने का हमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही इस बार की जो थीम है आरती वो ये है कि कार्यवाही का दिन, बदलाव की दुनिया। ये ध्यान रखना है। इस थीम का उद्देश्य है कि अग्नाशय कैंसर के बारे में हमें जागरूकता को बढ़ाना है, शोध करने हैं और लोगों की सहायता करनी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी सहायता हम खुद ही अपनी कर सकते हैं जब हम अपना ख्याल रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता, कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था, रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप, जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत
23 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। आरती, इतनी गंभीर बात हो गई है कि मेरा तो सिर चकराने सा लग गया है। मुझे कहीं घुमाने ले चलो अब। बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं, हम लोग उत्तराखंड चलते हैं। वहाँ की थोड़ी थोड़ी ठंडक है ना, वहाँ पे आपको जो ठंडक है वो सब दिमाग भी ठंडा कर देती है। हाँ बिल्कुल सही कहा। ले जाने वाली तो मैं थी आपको उत्तराखंड, और आपने बदलकर मुझ पर ही कह दिया। हाँ दोनों साथ में जाएंगे ना। चलिए तो उत्तराखंड की सैर करने निकलते हैं। कहाँ ले जा रही हैं बताइए? आज हम चलेंगे चोपता। अरे वाह, जगह का नाम है चोपता? जी हाँ। तो बताइए। और ये उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड। आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, विदेशों में आपको पैसा लगा के वो फ्लाइट पकड़ के वो इतनी दूर जाओ फालतू में, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अपने ही शहर में है। अपने आप है। तो वहाँ पे ये मशहूर है, तो उसी जगह आप जा सकते हैं। ये लगभग 2608 मीटर की ऊंचाई पर है और गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा एक स्वर्ग है, समझ लीजिए। और बुग्याल यानी कि बुग्याल वो जो मखमली सी घास एकदम मुलायम मुलायम सी होती है ना, उसको बोलते हैं। तो उस घास के मैदानों से हरा भरा चोपता गर्मियों में सुहावना, मानसून की बारिश में तरोताजा और सर्दियों में बर्फ से ढका हुआ एक बहुत ही खूबसूरत, जैसे कोई चित्र किसी ने सीनरी से बना दी हो, ऐसा दिखता है। लेकिन जब वहाँ जाते हैं ना आरती, तो पता चल जाता है जितनी आसानी से इस बात को कह रही हो ना। ठंड में तो खैर कागजों पर लिखना, कागजों से पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम हकीकत की दुनिया में जाते हैं आनंद तो आता है, लेकिन जब हाथ पैर ठिठुरते हैं ना तब पता चल जाता है ना। जब हम जाएंगे वो चीज को देखेंगे कैसे, वो बर्फ देखेंगे कैसे, अगर हम बर्फ के मौसम में ही नहीं जाएंगे तो कैसे देखेंगे। सही कहा आपने। एक खूबसूरत गांव है चोपता, जो अभी भी अनदेखा सा है, लोग बहुत कम जा पाए हैं वहां पर। चोपता घाटी अपने विशाल हरे भरे घास के मैदानों के लिए मशहूर है और चोपता में ताजा ठंडी हवा और पक्षियों की मीठी मीठी चहचहाट के साथ सुबह का नजारा वाकई सम्मोहित कर देने वाला होता है। बिल्कुल। और सूरज की जो पहली पहली चमकीली जो सुनहरी जो चमक होती है ना, जब वो बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों को अपने सोने से झिलमिला देती है, तो ये शहरी जीवन के तेज शोर और भीड़ भाड़ वाले जो हिल स्टेशन हैं अलग, वो उनकी हलचल से दूर एक एकदम शांत जगह है। ये शांत निवास इस क्षेत्र में पाए जाने वाले ओक, देवदार, रोडोडेंड्रॉन और बहुत से शंकुधारी पेड़ों से घिरा हुआ है, जो चोपता को वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध बनाता है। शायद यही कारण है कि इतना ज्यादा समृद्ध है, ये इतना ज्यादा अभी भी खूबसूरत बना, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ज्यादा लोग आए नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत कम लोग जा पाते हैं, इतना इंटीरियर भी होता है थोड़ा सा, हर आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन ये चोपता जो है पक्षियों का स्वर्ग है। यहाँ पर हम 240 से अधिक प्रजातियों के पक्षी देख सकते हैं आरती। और चोपता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और जैव विविधता संगठनों ने एक महत्वपूर्ण पक्षी दर्शन स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। और चोपता तुंगनाथ ट्रैक इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन स्थल तुंगनाथ मंदिर है, जो चोपता से 3.5 किलोमीटर दूर है, जो 3680 मीटर की ऊंचाई पर और पंच केदार मंदिरों में से एक शिवजी को समर्पित सबसे ऊंचा मंदिर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित यह मंदिर 5000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। सर्दियों के दौरान इस मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद रहते हैं और इसके अलावा देवरिया, ताल ट्रैक, मस्तूरा और सारी गांव से 3 किलोमीटर ये दूर है और लगभग 2387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। और इसके साथ देवरिया ताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कैंपिंग स्पॉट के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा केंचुला कोरक कस्तूरी मृग अभ्यारण्य, जो लुप्त प्राय जो कस्तूरी मृग हैं, जो बहुत कम अब मिलते हैं, तो और कुछ और जो लुप्त प्राय जो हिमालयी जीव हैं जो मिलते थे पहले, जो अब नहीं मिल रहे हैं, उनका घर है, समझ लीजिए। उनके संरक्षण के लिए बनाया हुआ है वहाँ पे, जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना रहता है। बिल्कुल। इस आकर्षण को देखना है अगर हमारी सखियों और सखाओं को, तो वहां पर जाना होगा। और कभी अपना जो जाने के बाद आंखों देखा हाल हमें सुनाइएगा इस कार्यक्रम में। जी। तो फिलहाल ये गीत सुन लें। हाँ, क्योंकि पहाड़ी इलाका हो और गीतों का आनंद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में न आए। बहुत शुक्रिया।
करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, कि बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया। तो आरती, अब हमें फिर से उसी दुनिया में लौटना होगा जहां पर हमने छड़ी खाई थी। जी बिल्कुल। और जब हम स्कूल में पढ़ाई करते तो पढ़ाई करते समय कुछ तो ऐसा शैतानी तो करते ही है सभी बच्चे। तो अगर होमवर्क नहीं किया या कुछ ऐसा है तो फिर पढ़ती थी एक अच्छी तरीके से। हाँ, नहीं तो चाटे पड़ते थे गालों पे। तो हमारे श्रोताओं ने जिक्र किया है अपने बचपन का, वो दिन याद करो में हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पढ़ने की बात पे तो कभी मार नहीं पड़ी, लेकिन शरारतों की वजह से मार जरूर पड़ती थी। क्या क्या बताएं। एक बार आधी छुट्टी के वक्त हम फल तोड़ने के लिए दूर चले गए और फल तोड़ते समय टाइम का पता नहीं चला। जब स्कूल आए आखिरी पीरियड था, टीचर से पूछा कहाँ थे, तो मजाल है हमारे सारे ग्रुप में से कोई चुगली कर दे। बहुत मार पड़ी, लेकिन बात राज ही रही। वो दिन अभी भी याद आता है कि हम टीचर्स को कितना रुला देते थे। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि माँ की जगह हॉस्टल वार्डन हमारा ध्यान रखती थी, क्योंकि हॉस्टल में रह के पढ़ी हैं। तो पढ़ाई के वक्त हम कुछ सखियां मस्ती कर रही थी तो सजा तो मिलनी ही थी। तो मिली। शाम 7 से लेकर रात 9 बजे तक हम सखियों को मैडम ने एक एक लाइट के नीचे अलग अलग खड़ा कर दिया और पढ़ने के लिए कहा। हुआ ये था कि वो खुद ही भूल गई थी। 9 बजे जब उन्हें याद आया तब वो अपने घर से आई और देखा हम वैसे ही खड़े थे जैसे हमें खड़ा करके गई थी। आकर उन्होंने हमें देखा और बहुत डांट लगाई कि तुम लोगों के पैर दर्द कर रहे होंगे, तुम बैठ क्यों नहीं गई। आंखें नम थी और डांट रही थी। सच कहूं तो हमें भी ये पता ही नहीं चला कि हम सब खड़े होकर पढ़ रहे थे, क्योंकि पढ़ाई में इतने मशगूल हो गए थे कि पूरा पाठ याद हो गया। दूसरे दिन कक्षा में सुनाया और शाबाशी लूटी। क्या बात है, सजा में भी पाठ याद हो गया है जी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि वो दिन याद करो जब मिली स्कूल में सजा। मुझे स्कूल में कभी खड़ा तो नहीं किया गया क्योंकि मैं चल ही नहीं पाती थी। हाँ, एक बार मैं टीचर से हमेशा डरती थी, तो उन्होंने एक बार मुझे मारा, बहुत मारा, और मैं स्कूल जाने से ही कतराने लगी। पर उनका मानना आज मुझे बहुत कुछ सीख दे गया कि कम से कम ब्रेल लिपि मैं नहीं सीख पा रही थी, उन्होंने इस कारण मुझे मारा था। आज जब मैं कुछ लिखती हूँ तो मुझे वो बहुत याद आती हैं। बहुत बढ़िया बात है, उन्होंने एक चीज सिखा दी। लेकिन हाँ बिल्कुल जी। और एक और है हमें श्रोता जो लिखते हैं कि आज तक हमें मतलब अमरूद के बारे में उन्होंने लिखा कि हमें अमरूद ना खाने से का उन्होंने निश्चय कर लिया, कुछ ऐसा हुआ था। तो बात इंटर कॉलेज में पढ़ने के दिनों की है। तब हाई स्कूल पास करने तक शादियां हो जाती थी, मेरी भी हो चुकी थी और हमारी सहपाठी कई लोगों की भी उनकी भी शादियां हो गई थी। उनमें से एक छात्र की जो वाइफ थी उसे खत भेजती और ये भी इधर से वो जवाब भेजता था। एक दिन जब साथ पढ़ते पढ़ते एक अंतर्देशीय खत देख लिया जो उसके साथी की पत्नी ने उसे को भेजने के लिए उसने रखा था अपना लिख के, तो नजर बचा के एक साथी ने खत को उड़ा दिया और इंटरवल में सब बाहर पढ़कर फिर जल्दी से चिपका कर उसकी किताब में छिपा दिया। कक्षा में हम 5 लोग आकर खूब हंस रहे थे। वो हम लोगों की मंशा ताड़ गया। उसने किताब खोली तो खत दिखा, लेकिन वो चिपकाया नहीं गया था। वो समझ गया कि हमारा खत इन लोगों ने पढ़ लिया है। फिर वो कक्षा अध्यापक से शिकायत कर दिया उसने और उन्होंने शीशम के डंडे मंगवाए और 5 लोगों को 8 डंडे मारे कि हाथ लाल हो गए। कहते रहे कि किसी का खत पढ़ना गलत होता है। तब से आज 55 साल हो गए, मैंने अमरूद नहीं खाया, क्योंकि खत में उसने बरसाती अमरूद ना खाने को पत्नी को हिदायत दी थी। इसमें कीड़े पड़ जाते हैं और बीमारी लग जाती है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि 7वीं 8वीं कक्षा में था मैं, मेरे पीछे वाले सहपाठी ने मुझे कुछ पूछने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। अभ्यास के बीच ऐसा ना करने के लिए जैसे मैंने पीछे मुड़ा, टीचर ने मुझे देख लिया और मुझे क्लासरूम से बाहर खड़ा कर दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी सजा मुझे दी गई। मेरी आंख से आंसू बह रहे थे। हमारे वक्त हमारे प्रिंसिपल साहब राउंड पर निकले, मुझे रोता हुआ देखकर मुझे पूछा कारण, तो मैंने जो सच था वो बताया। साहब ने मुझे वापस अंदर बिठा दिया और शिक्षक को बिना कारण बताए पूछे सजा नहीं देने को कहा। आज भी मुझे वो दिन याद आता है। तो चलिए अब सुन लेते हैं गीत। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर
फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। और आरती, अब तो कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। मुझे मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सहेली